स्टूडेंट्स, हम लोग सेकेंड चैप्टर पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में से वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर पढ़ रहे थे। और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि किस तरीके से कांग्रेस सामाजिक और आइडियोलॉजिकल मतलब जो अलग अलग विचारधाराएं थी उसको एक साथ जोड़कर कांग्रेस किस तरीके से चली। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि वन पार्टी डोमिनेंस की आखिर कांग्रेस के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से वो लगातार 3 इलेक्शंस में जीतती रही। क्यों उसका हमेशा हमें लगातार 3 इलेक्शन में डोमिनेंस देखने को मिला। तो ये वाला टॉपिक हमें बताएगा कि कांग्रेस किस तरीके से सोशली और आइडियोलॉजिकली उसने एक कोलिएशन बनाया था। यू हैव ऑलरेडी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ हाउ कांग्रेस इन्वॉल्व फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स इन 1885 एज अ प्रेशर ग्रुप फॉर द न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल एंड कमर्शियल क्लासेस टू अ मास मूवमेंट इन द 20th सेंचुरी। देखो, कांग्रेस कब मतलब कांग्रेस कब बनी। 1885 में कांग्रेस बनी और उस समय वो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रही थी जिसके साथ कौन कौन जुड़े हुए थे। एजुकेटेड लोग थे, प्रोफेशनल लोग थे, कमर्शियल क्लास उससे जुड़ी हुई थी। तो इस तरीके से मतलब जितने भी लोग थे सब किससे जुड़े 1885 से कांग्रेस से जुड़े। दिस लीड द बेस फॉर इट्स इवेंचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ मास पॉलिटिकल पार्टी and its subsequent domination of political system। शुरुआत कैसे हुई कांग्रेस की, एक प्रेशर ग्रुप के रूप में हुई, लेकिन धीरे धीरे ये किस में बदल गई, एक पॉलिटिकल पार्टी में बदल गई। और इस तरीके से वो पॉलिटिकल सिस्टम में हमें अब एक डोमिनेंस पॉलिटिकल पार्टी के रूप में दिखाई देने लगी। दस द कांग्रेस बिगेन एज अ पार्टी डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास एंड अर्बन एलाइट। कांग्रेस में मेनली जो डोमिनेट मतलब जो लोग हमें डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे थे वो कौन कौन से थे। इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे, अपर कास्ट लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे और अर्बन एलाइट्स मतलब बिल्कुल जो टॉप आप ये देख रहे हो ना, हर एक जगह का जो बिल्कुल क्रीमी लेयर है वो सब किससे जुड़ी हुई थी, कांग्रेस से। बट विद every civil disobedient movement it launched its social base widened। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने किसको ज्वाइन करा, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को ज्वाइन करा, उसका जो सोशल बेस था मतलब जो दायरा था, सामाजिक दायरा, वो कैसा हुआ, वाइडेंड हुआ मतलब बहुत बढ़ गया था। इट ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप, और इसने क्या करा, जितने भी अलग अलग ग्रुप्स बने हुए थे उनको एक साथ लेकर आए। हुज इंटरेस्ट वर ऑफन कॉन्ट्रीगेटेड peasants and industrialists, urban dwellers, villagers, workers and owners, middle class, lower and upper class and caste, all found space in the Congress। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही इसका दायरा बढ़ा मतलब कांग्रेस का जो दायरा बढ़ा, अब उसने किन किन लोगों को एक साथ मिला दिया था। उसने इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर आए, पीसेंट्स मतलब किसानों को लेकर आए, विलेजर्स को लेकर आए, वर्कर्स को लेकर आए, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास और जो डिफरेंट कास्ट थी वो सबको जगह मिली किसमें, कांग्रेस में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज भी हमें देखने को मिला। तो लीडरशिप ऑल्सो एक्सपेंडेड बियॉन्ड द अपर कास्ट एंड अपर क्लास प्रोफेशनल्स टू एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स with the rural orientations. By the time of independence, the Congress was transformed into a rainbow-like social coalition broadly representing India's diversity in terms of class and caste, religion, language and various interests। अब हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि जो लीडर्स केवल पहले एक अपर कास्ट या अपर प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, लेकिन अब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए भी लीडर्स हमें कांग्रेस में देखने को मिलने लगे। और इस तरीके से कांग्रेस में एक बहुत बड़ा चेंज आया और एक रेनबो की तरह उसे आप देख लीजिए, जैसे रेनबो में कितने सारे कलर्स होते हैं उसी तरीके से समाज से जुड़े हुई जो भी कास्ट थी, जो भी क्लास थी, जो भी रिलीजन था, जो भी लैंग्वेज थी, जैसे भी इंटरेस्ट के लोग थे, सब किससे जुड़ गए थे, अब कांग्रेस से जुड़ने लगे थे। मैनी ऑफ these groups merged their identity with the Congress। और बहुत सारे जो ग्रुप्स थे वो किसके साथ जुड़े, कांग्रेस के साथ जुड़े थे।
और अपनी आइडेंटिटी मतलब उनकी एक उस समय पहचान भी थी. वेरी ऑफन दे डिड नॉट एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस एज ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स होल्डिंग डिफरेंट बिलीव्स. और ये जो डिफरेंट ग्रुप्स जो कांग्रेस से जुड़े थे, ये कांग्रेस में रहकर कांग्रेस से तो जुड़े, लेकिन कांग्रेस में रहकर भी इन्होंने अपनी अलग एक पहचान बनाए रखी. इन दिस सेंस द कांग्रेस वॉज एन आइडियोलॉजिकल कॉलिएशन एज वेल. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कांग्रेस ने किसके साथ कॉलिएशन करा था, आइडियोलॉजिकली भी कॉलिएशन करा. मतलब अलग अलग विचारधारा के जो ग्रुप्स थे वो कांग्रेस से जुड़े, लेकिन कांग्रेस के साथ रहते हुए उन्होंने अपनी पहचान नहीं खोई. कांग्रेस से तो कांग्रेस के अंदर रहकर भी वो अपने लिए काम करते रहे. तो इससे इस तरीके से कांग्रेस कैसी रही, आइडियोलॉजिकल कॉलिएशन में रही. इट एकोमोडेट्स द revolutionary and pacifist, conservatives, radicals, extremists and moderate, and the right, left and all shades of centers. अब कांग्रेस ने अपने यहाँ एकोमेंडेशन मतलब स्थान किस किस को दिया कि जितने भी क्रांतिकारी थे, कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी थे, रेडिकल्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, मॉडरेट थे, राइट या लेफ्ट जो हम आइडियोलॉजीज बोलते हैं, सबको उसने अपने अंदर स्थान दिया. द कांग्रेस वॉज अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरियस ग्रुप्स, इंटरेस्ट एंड इवन पॉलिटिकल पार्टीज टू टेक पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट. अब जो कांग्रेस थी वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गई थी कि जो भी इंटरेस्ट ग्रुप हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो नेशनल मूवमेंट से जुड़ना चाहती है तो वो किससे जुड़ी थी, वो पहले कांग्रेस से जुड़ती थी. इन प्री इंडिपेंडेंस डेज मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टीज विद देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वर अलाउड टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस. और बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे थे जिनका अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब अलग एक संविधान था. साथ में उनका जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो नियम कानून थे वो भी बिल्कुल अलग थे. लेकिन कांग्रेस ने जो प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस से पहले जो ग्रुप थे उन्हें अपने में शामिल रखा था. Some of these like the Congress Socialist Party later separated from the Congress. और अगर हम एग्जाम्पल देखें कि ऐसी वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जो प्री इंडिपेंडेंस भी कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, उसमें से सोशलिस्ट पार्टी थी जो अलग हुई थी कांग्रेस से. और उस अलग होने के बाद वो क्या बनी, कांग्रेस के लिए एक अपोजिशन पार्टी बनी. डिस्पाइट डिफरेंट रिगार्डिंग द मेथड, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, द पार्टी मैनेज टू कंटेन इफ नॉट रिजॉल्व डिफरेंसेस एंड बिल्ड ए कंसेंस. तो इस तरीके से कांग्रेस ने जो अलग अलग मतलब उसने ऐसे प्रोग्राम्स करे, स्पेशल प्रोग्राम्स करे, और वो इस मतलब डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज कर पाती थी कि वो सारी जितने भी अलग अलग विचारधारा है वो तब भी उनके साथ जुड़कर रही. तो इस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस किस तरीके से डोमिनेंस में जो रही है उसके पीछे क्या रीज़न रहा है. वो सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी थी और उसने हमेशा जितनी भी आइडियोलॉजीज़ थी सबको अपने यहाँ स्थान दिया था. तो आज हम लोग कांग्रेस के बारे में तो इतना पढ़ा, साथ में अब हम एक और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ेंगे आज. और वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सबसे पुरानी पार्टियों में से एक. In the early 1920s, communist group emerged in different part of India, taking inspiration from the Bolshevik Revolution in Russia and advocating socialism as the solution to the problem affecting the country. अब देखो जो 1920s से हमारे देश में एक नई मतलब एक ग्रुप हमारे सामने निकल कर आ रहा था, और वो कौन सा ग्रुप था, कम्युनिस्ट ग्रुप था. और ये किससे इंस्पायर्ड होकर बना था, ये जो रशिया में बॉल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था उससे ये इंस्पायर्ड होकर बना था. और ये कह रहे थे कि हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, उसका सॉल्यूशन केवल क्या है, उसका सॉल्यूशन है सोशलिज्म. From 1935, the communists worked mainly from within the fold of the Indian National Congress. A parting of ways took place in December in 1941 when the communists decided to support the British in their war against Nazis German. अभी देखते हैं कि from 1935 the communists worked mainly from within the fold of the Indian National Congress. 1935 तक
कम्युनिस्ट किसके साथ ही जुड़कर काम कर रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही काम कर रही थी। और एक एक ए पार्टिंग ऑफ वेज टुक पार्ट इन दिसंबर 1941। लेकिन एक बिल्कुल अलग तरीके का काम उन्होंने क्या करा 1941 में, कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ने डिसाइड करा कि वो ब्रिटेन का साथ देंगे, जो कि किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, जो नाजी जर्मन के अगेंस्ट लड़ रहे थे। अनलाइक अदर नॉन कांग्रेस पार्टी, द सीपीआई हैड ए वेल ऑयल्ड पार्टी मशीनरी एंड डेडिकेटेड कैडर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और अगर हम नॉन कांग्रेसी पार्टीज देखें तो उसमें से जो सीपीआई थी वो ही एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही थी। हाउएवर इंडिपेंडेंस रेज्ड डिफरेंट वॉइसेस इन द पार्टी। द बेसिक क्वेश्चन दैट ट्रबल्ड द पार्टी वाज द नेचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इस पार्टी में भी बहुत अलग अलग हमें वॉइसेस विचारधारा देखने को मिली। और बेसिक क्वेश्चन जो लोग ये पूछते थे हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी, वही कहती थी कि इंडिया को जो फ्रीडम मिली है, जो इंडिपेंडेंस मिली है, क्या वो वाकई में फ्रीडम है या नहीं है। Soon after independence, the party thought that the transforms of power in 1947 was not true independence and encouraged violence uprising in तेलंगाना। और जो इंडिपेंडेंस के बाद इस पार्टी ने ये कहा कि ये जो हमें पावर मिली है वो हमारे लिए एक असलियत में इंडिपेंडेंस नहीं है। इसीलिए उन्होंने किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक वॉयलेंस स्टार्ट कर दिया था, एक हिंसक आंदोलन स्टार्ट करा। कहाँ पर, तेलंगाना में। द कम्युनिस्ट फेल टू जनरेट पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर पोजीशन एंड वर क्रस्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस। कम्युनिस्ट जो थे उनको जो सेना थी, आर्म फोर्सेस ने उनकी जो बातें थी या जो वो एक वॉयलेंस क्रिएट कर रहे थे उसको दबा दिया गया। दिस फोर्स दैम टू रीथिंक देयर पोजीशन। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने दोबारा से अपनी विचारधाराओं को बनाना शुरू करा। एंड इन 1951 द कम्युनिस्ट पार्टी abandoned the path of violence revolution and decided to participate in the approaching general election। और 1951 में आकर कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी जो क्रांतिकारी विचारधारा जो वो वायलेंस कर रहे थे उस विचारधारा में एक परिवर्तन करा और उन्होंने डिसाइड करा कि आने वाले इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करेंगे। इन दी फर्स्ट जनरल इलेक्शन सीपीआई विन 16 सीट्स एंड इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। और जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ उसमें सीपीआई ने 16 सीट्स को जीता और कैसे निकल कर आई, एक सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बनकर आई हमारे सामने। द पार्टी सपोर्टेड वॉज मोर कंसनट्रेटेड इन आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड केरला। और कम्युनिस्ट पार्टी ज़्यादातर कहाँ पर कंसनट्रेटेड थी, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और केरला में। अब इसके जो मेन लीडर्स थे वो कौन कौन से थे, केपी गोपालन, एस.ए. डिंग, EMS नमुंद्रीपाद, PC जोशी, अजय घोष, ये इसके वेल नोन सीपीआई लीडर्स थे। और जो पार्टी थी वो अब इस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी एक स्प्लिट भी हुआ। स्प्लिट ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई 1964 में। और जो आइडियोलॉजी सोवियत यूनियन को ये आइडियोलॉजिकल बेसिस पर ये स्प्लिट हुई थी सोवियत यूनियन और चाइना के लिए। जो सोवियत को मानते थे वो सीपीआई रह गई और जो लोग चाइना जो चाइना को मानते थे, चाइना की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, वो CPI-M में स्प्लिट हो गई। तो और ये पार्टी ये जो स्प्लिट हम देखते हैं CPI और CPI-M, ये आज भी हमारे देश में मौजूद है। तो इस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि कांग्रेस किस तरीके से सोशल और आइडियोलॉजिकल कॉलिएशन करा, इस वजह से वो सबसे डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी रही। और उसके बाद हमने दी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्शंस। और उसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय जनसंघ। और भारतीय जनसंघ भी एक पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ में से एक है। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।